जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डे 4। कल हमने कॉस्ट ऑफ फाइनेंस किया था। आज हमने करना है एक के बजाय दो टॉपिक्स। आज हमने करनी है बजटिंग एंड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो तीन सवाल हैं आज की मेन्यू में। एक थोड़ा सा लेंथी सा है बजटिंग का, और बाकी दो जो है वो आसान से हैं फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के। तो मैं तो कहता हूँ पहले एक मुश्किल वाला काम करके, सॉरी टीचर को वर्ड मुश्किल नहीं बोलना चाहिए, टेक्निकल वाला लेंथी वाला काम करके साइड पे करते हैं, फिर आसान आसान चीजें करेंगे। आए सबसे पहला सवाल देखें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ ऑटम 25। क्या चाहता है आपसे यह सवाल? सवाल ने कहा 15 नंबर के लिए प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर कंपनी फॉर द क्वार्टर एंडिंग फलाना। क्वार्टर एंडिंग 30 नवंबर 2025। जरा हमें जल्दी से पता लगा कि बताएं क्वार्टर एंडिंग नवंबर 2025 का क्या मतलब है? कौन से 3 महीने की बात हो रही है? अगस्त सितंबर अक्टूबर, या सितंबर अक्टूबर नवंबर, या अक्टूबर नवंबर दिसंबर? सितंबर अक्टूबर नवंबर, बिल्कुल सही। तो हम फॉर्मेट में जाके क्या लिखेंगे? कैश बजट सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर का। ये उसने बड़ी अच्छी बात की अगली लाइन में कि आपको मंथ वाइज ब्रेकअप नहीं दिखाना, वरना उसमें हमारा और ज्यादा टाइम लग जाता। तो ठीक है, हमने एक टोटल बजट बनाना है। ठीक है, बना लेते हैं। नीचे लिखें जी डिस्क्रिप्शन रुपीज। आगे देख लेते हैं रुपीज मिलियंस में है कि सिंपल है, वो बाद में देख लेंगे। अच्छा जी, कैश बजट के सवाल में सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग कैश। एक आधी लाइन खाली छोड़ दें। फिर क्या आती है? कैश रिसीट्स। दो तीन लाइनें खाली छोड़ दें। क्या पता दो तीन तरह की रिसीट्स हों, कुछ जो है वो कैश वाली हों, कुछ जो है वो क्रेडिट वाली हों। उसके बाद कैश पेमेंट्स। इसके बाद भी तीन चार लाइनें खाली छोड़ दें। मटेरियल की अलग होती है, लेबर की अलग होती है, ओवरहेड्स की अलग होती है। उसके बाद एंड पे आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। इस टाइम हम इतना सा ही। अवाम ने कहा सर ये ऑटम 15 की कॉपी है, आई थिंक आप ऑटम 25 कहना चाह रहे हैं। ये ऑटम 25 ही है दोस्त। लास्ट दो अटेम्प्ट। अच्छा, आपने कहा ऑटम 15, ये कोई और सवाल है? अच्छा, आप कह रहे हैं क्या कि आपने पूरे 10 साल पहले से एक पास्ट पेपर उठा के आपने कहा इस तरह का सवाल आया हुआ है पहले, जबरदस्त। इसका मतलब ये जिन लोगों ने वो सवाल किया होगा उसको तो ये बड़ा जबरदस्त आ गया होगा। चले देख लेते हैं। इस सवाल को रीड करते हैं। फलानी कंपनी इज एन ऑनलाइन रिटेलर ऑफ ब्रांडेड हैंडबैग्स सेलिंग एक्सक्लूसिवली थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट। Orders are shipped to Karachi, Lahore, Islamabad via a courier company. ठीक है। The following information is available. The modes of payment and their respective share of the total sales are as follows. 40% cash sales and 60% credit card वाली sales है। Credit sales नहीं है, credit card वाली sales है। अभी देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। 20% of the credit card sales are high value items requiring customizations. These are dispatched 10 days after payment. All other items are dispatched immediately एंड आर डिलीवर्ड ऑन द सेम डेट। इसका मतलब ये कि आपकी जो दो मेन कैटेगरीज हैं वो कैश ऑन डिलीवरी और क्रेडिट कार्ड के बजाय कुछ और हैं। वो हैं हाई वैल्यू आइटम्स और नॉन हाई वैल्यू आइटम्स। आइए जरा इनका ब्रेकअप करने की कोशिश करते हैं। वर्किंग वन, टाइप्स ऑफ आइटम्स। सवाल ने फरमाए हाई वैल्यू आइटम वाले कौन से होते हैं? 20% ऑफ द क्रेडिट कार्ड सेल्स। तो अगर टोटल सेल्स का 40% क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड वाली सेल्स हैं, सॉरी 60% क्रेडिट कार्ड वाली सेल्स हैं, और उस 60% का भी 20% हाई वैल्यू आइटम्स है, टोटल हाई वैल्यू आइटम्स कितने होंगे? हाई वैल्यू आइटम्स होंगी टोटल सेल्स का मल्टीप्लाई बाय 60% मल्टीप्लाई बाय 0.2 यानी कि 20%। बताइएगा कितनी सेल्स होंगी? 12% हाई वैल्यू आइटम्स हैं, तो फिर नॉर्मल आइटम्स कितने होंगे? या नॉन हाई वैल्यू आइटम्स कितने होंगे? 100 में से 12 माइनस करना है, पीछे बच जाएगा 88%। जी। तमाम लोग इस वर्किंग से राजी हैं? ये 12% कहाँ से आया, ये 88% कहाँ से आया? वेरी नाइस, आगे चलते हैं।
मंथ वाइज डिटेल्स ऑफ सेल्स वैल्यू एंड सेल्स ऑर्डर एज फॉलोज: अगस्त एक्चुअल, सितंबर प्रोजेक्टेड, अक्टूबर प्रोजेक्टेड, नवंबर प्रोजेक्टेड, दिसंबर प्रोजेक्टेड। इसका मतलब ये है कि हम अगस्त के एंड पे बैठे होंगे। आज 31 अगस्त होगी। हमारे पास अगस्त का एक्चुअल डाटा गिवन है और बाकी सारे महीनों का डाटा हमारे पास प्रोजेक्टेड है, यानी कि बजटेड है, यानी कि एस्टिमेटेड है। ठीक है, आगे चले। कोरियर सर्विस चार्जेस आ 350 रुपये। एक भाई ने कहा ये अभी आपने नॉर्मल और हाई वैल्यू आइटम सेपरेट किए हैं? यकीन माने यस, मैंने ऐसा ही किया है। नॉर्मल और हाई वैल्यू आइटम्स को हमने अलग अलग कर दिया। आगे चले, कोरियर चार्जेस गिवन है, कोरियर चार्जेस के ऊपर हम बात करते हैं। आगे देखें, सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट्स आर कलेक्टेड बाय द कुरियर एंड आर रिमिटेड 5 days आफ्टर डिलीवरी। हाउएवर कोरियर चार्जेस आर डिडक्टेड ऑन मंथली बेसिस फ्रॉम द फर्स्ट पेमेंट ड्यू इन द फॉलोइंग मंथ। उर्दू तर्जुमा: ये जो सीओडी वाली अमाउंट है वो आप जिस दिन ऑर्डर डिलीवर होता है, याद करें अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पड़ा था कि बाकी आइटम हम साथ डिस्पैच करते हैं और वो साथ ही डिलीवर हो जाते हैं। लेट्स से कि आज महीने की पहली तारीख है, हमने एक आइटम जो है वो डिस्पैच किया, वो डिलीवर तो उसी दिन हो जाएगा, नॉर्मल आइटम्स की बात हो रही है, लेकिन उसके पैसे आपको मिलेंगे 5 तारीख को। इसका मतलब ये जो आइटम पहली तारीख को हम डिस्पैच करेंगे वो हमें उसके पैसे उसी महीने में रिसीव हो जाएंगे, जो दूसरी तारीख को करेंगे उसके पैसे भी सेम डे रिसीव हो जाएंगे। तो मसला कहाँ शुरू होगा? जो आप सितंबर की 25 तारीख को ऑर्डर करेंगे, क्या आप उसके पैसे आपको महीने में मिल जाएंगे? 26, 27, 28, 29, 30, शायद 25 की डेट भी सेव है। एक भाई ने कहा दोबारा कहीं मिक्स हो रहा है, चले आपके कहने पे दोबारा कर लेते हैं। आई रिपीट, सवाल ने कहा कि आपकी ये जो कैश ऑन डिलीवरी वाली अमाउंट है ये आपको डिलीवरी के 5 दिन बाद मिलती है। तो वो आइटम जो सितंबर की 25 तारीख को डिलीवर होगा उसके पैसे आपको मिलेंगे 26, 27, 28, 29, 30। इसका मतलब ये वो भी सेफ है, लेकिन जो आइटम आपने 26 तारीख को डिस्पैच किया उसके पैसे आपको मिलेंगे अगले महीने जाके। तो ये चीज माइंड में रखने वाली है, उसके पैसे आपको अक्टूबर में मिलेंगे। आपने कमेंट्स में बिल्कुल सही कहा, तो ये चीज फिलहाल माइंड में रखिएगा कि कैश ऑन डिलीवरी वालों का क्या सूरत हाल है, आपको पैसे कब जाके मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ठीक है, आगे चलें। क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स आर कलेक्टेड बाय द बैंक 5 days आफ्टर सेल। देखा जाए तो लिटरली सेम सिस्टम है। आज आपने गुड्स डिलीवर कर दी, कस्टमर ने आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए, बैंक आपको 5 दिन बाद पहुंचाएगा। तो अगर कोई कस्टमर पैसे ट्रांसफर आपको कर रहा है महीने की 25 तारीख को, तो वो आपको मिल जाएंगे 30 को, यानी कि लेकिन अगर कस्टमर 26 को करेगा, इसका मतलब ये वो अगले महीने की सिचुएशन हो जाएगी। क्या आप लोग इससे एग्री करेंगे? एक भाई ने कहा कमेंट्स में 5 दिनों को नेक्स्ट मंथ में मिलाएंगे, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये कंसेप्चुअली सो फार आप सही जा रहे हैं। अभी मैं जान के सारी की न्यूमेरिकल नहीं करा, फिलहाल हम सिर्फ समझ रहे हैं कि सवाल हमें समझाना क्या चाह रहा है। आगे पढ़े, ऑल हैंड्स बैग आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। हाँ जी, हैंड्स बैग, क्या सवाल ने आपसे इस तरह की कोई बात की कि हाई वैल्यू की अलग है तो लो वैल्यू की अलग है? सवाल ने कहा नहीं, सवाल ने कहा ऑल हैंड बैग्स। तो अगर यहाँ हमारे पास सेल्स गिवन है तो यहाँ से हम परचेजेस बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। हम कहेंगे कि कोई एक कॉस्ट की अमाउंट है जिसमें 25% ऐड करो तो 4.8 बन जाता है। तो वहां से हमारे पास परचेज जो है वो मटेरियल कॉस्ट निकल आएगी। निकाल लेंगे फिलहाल जिसमें बता रहा हूँ। High value items are purchased upon receipt of orders. Inventory of regular handbag is maintained at 30% of next month's projected sales. 45% of the purchases are paid in the same month. Balance are paid in the following month. ठीक है, थोड़ा सा उसने कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की, इसको भी देख लेते हैं। Annual selling and admin expenses amount to 8.6 million, including 0.9 in depreciation. These expenses are paid in the same month in which they are occurred. अब तक जो मैं आपको सवाल रीड कराए जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं आपसे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं कराई, उसके पीछे लॉजिक थी इस तरह की एडजस्टमेंट्स ढूंढना। ऐसी एडजस्टमेंट्स जो कि इंतहाई सिंपल हैं, जिसका नेक्स्ट मंथ ओल्ड मंथ से भी कोई ताल्लुक नहीं है, जो सिंपल सी एक कैलकुलेशन है, उसे आप करके साइड पे रखें। देखें कितनी आसान सी एडजस्टमेंट है। सवाल ने कहा पूरे साल का खर्चा है 8.6 मिलियन, जिसमें 0.9 मिलियन की डेप्रिसिएशन है। अब कॉमन सेंस वाली बात है, डेप्रिसिएशन का आपका कैश बजट से तो कोई ताल्लुक नहीं है। डेप्रिसिएशन होती है तो आपके बैंक से तो नहीं पैसे माइनस हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि 8.6 मिलियन माइनस 0.9 करें, उससे जो आपके पास अमाउंट आ जाएगी वो हो जाएगी एनुअल कैश के खर्चे। तो क्या हमें एनुअल कैश खर्चे चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें खर्चे चाहिए 3 महीनों के। तो आइए जरा इसे अपोर्शन करते हैं।
इसका नाम, इस तरह के खर्चों का नाम सवाल ने क्या रखा? एडमिन एक्सपेंसेस। हाँ जी, एडमिन एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन हम कैसे करें? पूरे साल के खर्चे हैं 8.6 मिलियन। 8.6 मिलियन में से माइनस करें 0.9 मिलियन, डिवाइडेड बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 3। लें जी, आपका पहला खर्चा सबसे आसान वाला निकल आएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों किया? क्योंकि मुझे क्वार्टर की अमाउंट चाहिए, एक महीने की नहीं चाहिए। जी दोस्तों, 8.6 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3। अब चूंकि सवाल ने खुद ही वर्ड मिलियन यूज किया, इसका मतलब ही हमें भी मिलियंस कॉमन ले लेने चाहिए। हम जाके लिख रहे हैं -1.925। जी, तमाम लोगों को 1.925 की लॉजिक समझ आ गई? आगे चले। एडजस्टमेंट नंबर 9 हमने देखी। एडजस्टमेंट 10, द कैश बैलेंस ऑन 31 अगस्त वॉज 1250000। सुबहान अल्लाह, हमें ओपनिंग कैश मिल गया 1250। अच्छा, 1250 नहीं, हमें, हमने मिलियंस कॉमन लिए हुए थे, तो मिलियंस कॉमन लेके क्या हो जाएगा? 1.25 मिलियन। आगे चलें। द परचेजेस ऑफ हैंड बैग्स इन अगस्त 2025 अमाउंटेड टू बी 3.6 मिलियन। अब फिलहाल हम इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परचेजेस के लिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी। सेल्स एंड परचेजेस अकर इवनली थ्रू आउट द मंथ अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ठीक है, लॉजिकल सी बात है। इट कैन बी अज्यूम दैट हाई वैल्यू ऑर्डर्स नंबर्स आर 10% ऑफ द टोटल ऑर्डर नंबर। सवाल ने कहा ऊपर जो ऑर्डर नंबर्स आपको गिवन है कुरियर चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए, उसमें से 10% वो हाई वैल्यू वाले आइटम्स हैं। ठीक है। हाई वैल्यू ऑर्डर्स इन 2000 अगस्त 2025 वर डिलीवर्ड इन द सेम मंथ। ठीक है। सवाल हमने पूरा रीड कर लिया, अब हमने करनी है इसकी कैलकुलेशन। सबसे पहले हम कौन सी कैलकुलेशन करते हैं? रेवेन्यू की, रिसीट की। तो हाँ जी, स्टोरी अब हमने सारी पढ़ ली है। अब वर्किंग टू में हम रिसीट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये याद रखिएगा, बल्कि लिख भी लेते हैं, हमें भूल ना जाए। हमें, हमसे रेलेवेंट कौन कौन से खर्चे होंगे? सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर के। हाँ, शायद थोड़ा सा बीच में अगस्त और दिसंबर का पोर्शन आ जाए। वो कैसे आएगा, कितना आएगा, उसके ऊपर भी तसल्ली से बात कर लेते हैं। आइए जी, सबसे पहले बात करते हैं अगस्त की। अगस्त में आपकी एक्चुअल सेल्स थी 4.8 मिलियन। जो हाई वैल्यू वाली सेल्स थी इसमें से, क्या वो आपको सारी की सारी आपने कर दी होंगी, और आपको क्या सारे के सारे उनके पैसे मिल गए होंगे? तो सवाल ने कहा था कि जो हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं, इनके पैसे आपको डिस्पैच होते हैं 10 डेज आफ्टर पेमेंट। हाँ जी। तो अब सवाल मेरा ये है कि जो अगस्त की 4.8 मिलियन की सेल्स है, जिसका 12% हाई वैल्यू आइटम्स होंगे, क्या वो आपको सारे के सारे पैसे आपको उनके रिकवर हो गए होंगे अगस्त के अंदर? आपने कहा नहीं। कितने दिनों के हमें इस महीने में जाके रिसीव होंगे? हिंट ये है कि 10 दिन। एक भाई ने कहा 25 दिन। नहीं भाई, 25 दिन रेगुलर आइटम्स के थे, मैं जान के इस टाइम बात की है हाई वैल्यू वालों की। ऐसा करते हैं, दोनों को अलग अलग लेके चलते हैं, इस टाइम सिर्फ हाई वैल्यू आइटम्स की बात कर लेते हैं। हाई वैल्यू आइटम्स अगस्त में सेल्स थी 4.8 मिलियन की, 48000000। इसका 12% हाई वैल्यू आइटम्स थे, मल्टीप्लाई बाय 20 डेज का तो सामान आपको, 20 डेज के पैसे तो आपको उसी दिन में मिल गए होंगे। बकाया 10 दिन के पैसे आपको अगले महीने में जाके मिलने हैं। एक भाई ने कहा 20/30 कर लें। नहीं दोस्त, 20/30 वाला रेवेन्यू तो आपको अगस्त में रिसीव हो गया, हमें तो सितंबर का रेवेन्यू चाहिए। तो सितंबर का कितना पोर्शन, सितंबर में कितने पैसे चले गए थे, इसलिए मैं इसे 20/30 नहीं कर रहा, 10/30 कर रहा हूँ। तो ये सारा कुछ कर लिया। एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। 4.8 मिलियन सेल्स, उसका 12% होंगे हाई वैल्यू आइटम्स, मल्टीप्लाई बाय 10/30। चले, आप लोग साथ साथ कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, एक दफा सारे ही लिख देता हूँ। सितंबर की सारी सेल्स ही आपसे रेलेवेंट होंगी। कमेंट आया सर, ये अगस्त की सेल है जिसे, जिसके पैसे सितंबर में मिल रहे हैं लास्ट 10 डेज के। बिल्कुल 100% सही कहा आपने। नेक्स्ट, सितंबर के सारे ही हाई वैल्यू सेल्स आपसे रेलेवेंट है, तो 5.2 मिलियन इंटू 12,
हमें डेज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अक्टूबर, कितनी सेल्स हैं? 5.6 मिलियन की सारी आपसे रेलेवेंट है। नवंबर में अब जरा मुझे सोच के बताइएगा, क्या नवंबर की सारी पैसे हमें मिलेंगे? नहीं। नवंबर की प्रोजेक्टेड सेल्स हैं 51,000,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय कितने दिन की सेल्स हमें रिसीव हो जाएंगी? कमेंट्स में पहले से ही जवाब आ गया, 20/30। जी भैया बिल्कुल सही कहा आपने। मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 30। लें जी, इन चारों को प्लीज टोटल कीजिएगा। 192,000,000, 624,000,000, 672,000,000, 408,000,000। 1896,000,000। जी ये ज़रा सेंसिटिव कैलकुलेशन है, बाकी लोग भी कर लें प्लीज। कमेंट्स आएंगे सेम है। जबरदस्त, इसका मतलब ये कि हमारे पास एक आधी तरह की रिसीट के जो है हमारे पास पैसे आ गए फ्रॉम हाई वैल्यू आइटम्स। अब चूंकि 1896000 है तो मेरे ख्याल से यहाँ मिलियन कॉमन लेना है, इतनी कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। ऐसे मैं कर रहा हूँ ₹000, इससे मैं कर रहा हूँ 1250। ये जो इससे मैं कर रहा हूँ 1925। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ हाई वैल्यू आइटम 1896000 हमने कॉमन ले लिया। जबरदस्त, अब आते हैं नॉर्मल आइटम्स की तरफ। अगस्त की सेल्स 48,000,000 मल्टीप्लाई बाय 0.88 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, नॉर्मल आइटम्स के पैसे कितने दिन में मिलते थे? शुक्र करें क्रेडिट कार्ड और कुरियर वाले सेम डेज से पैसे वापस करते थे, वरना उसकी कैलकुलेशन भी अलग अलग करनी पड़ जाती। अब चूंकि वो सेम है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि भाई 5/10, सॉरी 5/30। क्यों 5/30? क्योंकि भाई अगस्त के आखिरी 5 दिनों की सेल्स हमें सितंबर में जाके रिसीव होंगी। तो अगस्त के लिए ऐसे किया, फिर सितंबर की सारी सेल्स हमारे लिए रेलिवेंट है। 52,000,000 मल्टीप्लाई बाय 0.88। सितंबर के बाद अक्टूबर की भी सारी सेल्स हमारे लिए रेलेवेंट हैं। 56,000,000 मल्टीप्लाई बाय 0.88। नवंबर में ध्यान करने की जरूरत पड़ेगी। 51,000,000 मल्टीप्लाई बाय 0.88 मल्टीप्लाई बाय 25 दिन की सेल्स हमसे रेलेवेंट है, उसके बाद जाके अगले महीने की स्टोरी आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 25/30। मल्टीप्लाई बाय। जी दोस्तों, जरा इसका टोटल निकाल लें, इन चारों का। ये E6 क्या है? वो सॉफ्टवेयर वो कॉमन ले रहा है कि 4.56 रेस टू मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू पावर 6, यानी कि 4.576 मिलियन। इसे इग्नोर करें, अपनी कैलकुलेशन खुद करें। एक कमेंट आया 13948। 13948, बाकी लोग भी प्लीज तसल्ली कर लें।
नहीं जी, रेफरेंस लिखना ना भूलिएगा, ये दोनों वैल्यूज कहाँ से आई हैं, वर्किंग नंबर 2 से आई हैं। रेवेन्यू हमने 100% ओके कर लिया। अब आते हैं खर्चों की तरफ। खर्चों में सबसे पहला खर्चा हमें कौन सा नजर आया था? द कोरियर सर्विस चार्जेस। और कोरियर सर्विस चार्जेस के बारे में सवाल ने हमें क्या बताया था? सवाल ने कहा था जितनी भी कोरियर की अमाउंट होगी वो अगले महीने हम जाके पे करते हैं। इसका मतलब ये अगस्त की हमने अभी पे करनी है और नवंबर की हम पे करेंगे जाके दिसंबर में। तो जरा हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं कि अगस्त के कोरियर चार्जेस कितने होंगे। वर्किंग 2 काफी होगी, वर्किंग 3। कोरियर चार्जेस। हाँ जी, लिखा है कि अगस्त में कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हुए? 410। इसमें से कितने हाई वैल्यू आइटम्स हैं, कितने लो वैल्यू आइटम्स हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सवाल ने एंड पे बताया भी था। सवाल ने कहा था ऑल हाई वैल्यू आइटम्स इन अगस्त वर डिलीवर्ड इन द सेम मंथ। चलें, बहुत अच्छी बात है। इसको इस बात से कंफ्यूज ना कीजिएगा कि उसके पैसे हमें कब मिले। पैसे हमें 10 दिन बाद ही जाके मिलने थे। अच्छा, इट कैन बी अज्यूम्ड दैट हाई वैल्यू आइटम्स ऑर्डर्स आर 10% ऑफ द टोटल ऑर्डर नंबर्स। ये चीज माइंड में रखिएगा। इसका मतलब ये कि ये जो 410 ऑर्डर्स हैं इसमें से 10% होंगे हाई वैल्यू और बकाया 90% होंगे लो। और सवाल ने साथ ये भी फरमाया कि जो हाई वैल्यू आइटम्स अगस्त वाले थे वो सारे अगस्त में डिलीवर हो गए थे। तो ये जो बकाया 369 है इसमें से कितने डिलीवर हो गए होंगे विद इन अगस्त? हाँ जी, जरा सोचिएगा। ये जो नॉर्मल वाले, चले मैं मजीद आपको हिंट देता हूँ। सवाल ने फरमाया था ये जो नॉर्मल वाले आइटम्स होते हैं ये सेम डे डिस्पैच हो जाते हैं। इसका मतलब ये नॉर्मल के बारे में तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है कि सारे के सारे सेल हो गए होंगे। हाँ, ये जो हाई वैल्यू आइटम वाले हैं ये कब डिस्पैच होते हैं? सवाल में फरमाया था ये डिस्पैच होते हैं 10 डेज आफ्टर पेमेंट। सही। अगर वैसे तो काफी लेंथी हो जाएगा लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैं हाई वैल्यू और नॉर्मल कोरियर्स को अलग अलग कर दूं। तो अगस्त में कितने आपके पास आइटम्स थे? 410। 410 का 10% 41। इसका मतलब ये अगस्त के 41 हाई वैल्यू आइटम्स थे। शुक्र है सवाल ने बता दिया कि सारे के सारे अगस्त में डिलीवर हो गए थे। इसका मतलब है इसका बिल हमें कब आएगा? सितंबर में। सितंबर में कितने आइटम्स आपने कोरियर कराने हैं? 420। उस 420 का 10% हाई वैल्यू आइटम्स हैं। अब उस 10% में से भी कुछ सारे के सारे जो है वो डिलीवर होने हैं 10 दिन के अंदर। अब कुछ विद इन सितंबर डिलीवर हो जाएंगे, कुछ अगस्त डिलीवर होंगे जाके सितंबर के बाद अक्टूबर में। एक भाई ने कहा 12% नहीं है, 12% टोटल सेल्स वॉल्यूम का है। आई रिपीट, 12% सेल्स वॉल्यूम का है, जबकि ये 10% ऑर्डर नंबर्स का है। कोरियर का बिल अवाम ने काहे कंफ्यूज कर रहा है? चले कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ रहे, इंशाल्लाह मिलके कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, फिर हाई वैल्यू लो वैल्यू अलग अलग ही कर लेते हैं। हाँ जी, हाई वैल्यू ऑर्डर्स आपके 410 का 10%। 31 कह रहा हूँ, 41 आपके ऑर्डर्स अगस्त में डिलीवर होंगे जिनका बिल आपने सितंबर में देना है। दिस इज रेलेवेंट फॉर यू। लिख लेते हैं, ये अगस्त की बात हो रही है। सितंबर के 420 थे, इसमें इसका 10% है। इसमें से कुछ आपके सितंबर में डिलीवर होंगे, कुछ आपके अक्टूबर में डिलीवर होंगे, लेकिन आपका क्या जाता है? आपके लिए तो सारे के सारे रेलेवेंट नहीं है। उनका बिल अक्टूबर में भी उठ के आ जाए तो वी डोंट केयर, हमारे हमसे रेलेवेंट ही है, इसलिए मैं इसे सिर्फ 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक भाई बार बार कह रहे हैं 378 सितंबर में। किस चीज की बात कर रहे हैं आप भला? 420 के? तो वो तो नॉर्मल की बात हो रही है ना। फिलहाल नवंबर की कैलकुलेशन जरा ध्यान से कीजिएगा। नवंबर 460 यूनिट्स हैं, जिसका 10% हाई वैल्यू आइटम्स हैं, मगर उसमें जो पहले 20 दिन में डिलीवर हो जाएंगे उनका बिल हम कब जाके देंगे? दिसंबर में। और जो आखिरी 10 दिन डिलीवर होंगे उनका बिल हम कब जाके देंगे? दिसंबर में। इसका मतलब ये है कि हमें नवंबर की तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है।
दोस्तों समझ आई? एक दफा फिर देख लें। अक्टूबर तक रहे जरा। अक्टूबर में ये जितने भी हमारे हाई वैल्यू आइटम्स होंगे, या तो अक्टूबर के अंदर ही डिलीवर हो जाएंगे, या तो नवंबर के अंदर जाके डिलीवर होंगे। अब अक्टूबर वालों में से भी कितनों का बिल हमने देना है? सारों को सारों का नहीं। वो जो कि अक्टूबर के अंदर डिलीवर हो जाएंगे उनका बिल नवंबर में आ जाएगा, हमसे रेलेवेंट होगा। कितने आइटम्स अक्टूबर के अंदर डिलीवर हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 20/30। देखिएगा जरा। जी दोस्तों, ये 30 की लॉजिक समझ आ रही है? टोटल कीजिएगा जरा। 113। 113 आपने हाई वैल्यू आइटम्स डिलीवर किया और आपका एक ऑर्डर डिलीवर करने का बिल कितना आता है? 350 रुपये। 113 मल्टीप्लाई बाय 350। जी, क्या है? 39,550 सबका आ रहा है? जाके लिख दें कोरियर चार्जेस फॉर हाई वैल्यू। कोरियर चार्जेस हाई वैल्यू कितना? 39,550। अब यही कैलकुलेशन नॉर्मल आइटम्स के लिए बड़ी इजी है। क्यों बड़ी इजी है? जिस दिन ऑर्डर आता है उसी दिन हम पेमेंट कर देते हैं। इसका मतलब उसी दिन हम डिस्पैच कर देते हैं। इसका मतलब ये अगस्त के 410 आइटम्स का 90% हमने अगस्त में ही डिलीवर कर दिया होगा। उनका बिल हमें, सारों के सारों का बिल हमें जाके आएगा अक्टूबर में, हमसे रेलेवेंट, सॉरी सितंबर में हमसे रेलेवेंट है। उसके बाद अच्छा, वो आप बार बार 378 कह रहे थे, कहीं इसकी बात कर रहे हो शायद। इसी तरह सितंबर के 420 में से 0.9 आपने उसी महीने कर दिए होंगे सारे के सारे, और सारों के सारों का बिल आपको जाके आ जाएगा नवंबर में, जो कि आपसे रिलेवेंट है। वेरी नाइस। 378। अब ये हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर। अक्टूबर के आपके कितने आइटम्स हैं? 450। उस 450 में से 0.9 आपने ऑर्डर्स जो होंगे वो सारे के सारे अक्टूबर में डिलीवर हो जाएंगे। तो उनका बिल कब आएगा? नवंबर में। हमें प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सेम डे डिलीवरी है। इन सबको ऐड कीजिएगा प्लीज। 369, 378 और 405। 1152। टोटल 1152 मल्टीप्लाई बाय 350 रुपये पर ऑर्डर। 403200। एक भाई ने कहा कि अक्टूबर में 20/30 क्यों किया? क्योंकि भैया वो हमें दूसरी ही एडजस्टमेंट में बताया गया था कि ये जो हाई वैल्यू अमीरों वाली चीजें होती हैं वो हम 10 दिन बाद भेजते होते हैं, इसलिए किया। हाँ जी, ये आपके पास आ गए कोरियर चार्जेस नॉर्मल आइटम्स। जी, तमाम दोस्तों को ये कैलकुलेशन अब बेहतर समझ आ रही है? जबरदस्त। अब चलते हैं इस सारी कैलकुलेशन की सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज की तरफ, परचेजेस की कैलकुलेशन। मसला ये है कि ओपनिंग क्लोजिंग का ख्याल भी आपने रखना है। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, रख लेते हैं। हाँ जी, उसके लिए हमें एक नई वर्किंग ऑन करनी पड़ेगी। करते हैं वर्किंग 4। डिस्क्रिप्शन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, शायद दिसंबर की जरूरत पड़े। हाँ जी। परचेजेस निकालने का क्या तरीकेकार होता है जी? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल्स। अब हमारे पास इनमें से क्या क्या गिवन है, बारी बारी इसके ऊपर बात करते हैं। हाँ जी, सवाल ने इस बारे में क्या फरमाया था? एडजस्टमेंट नंबर 8 पढ़िएगा प्लीज।
High value items are purchased upon receipt of orders. Inventory of regular handbag is maintained at 30% of next month's projected sales. 45% of the purchases are paid in the same month. Balance are paid in the following month. इसके साथ आप मिला के पढ़ें एडजस्टमेंट नंबर 11। परचेजेस ऑफ हैंडबैग्स इन अगस्त 2025 अमाउंटेड टू बी 3.6 मिलियन। लो जी, यहाँ में लिखने के लिए कुछ मिल गया। 3600 000। हाँ जी। क्लोजिंग के बारे में सवाल ने क्या फरमाया? सवाल ने कहा था अगले महीने की 30% ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल्स। अब एक चीज जरा ध्यान से, सेल्स, क्या हम एग्जैक्टली सेल्स की फिगर यूज कर सकते हैं? नहीं, हमें सेल्स को कन्वर्ट करना है परचेजेस में। कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। सवाल ने फरमाया था ऑल हैंड्स बैग्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं कि कोई एक एक्स अमाउंट होती होगी कॉस्ट की, उसमें हम ऐड करते हैं 0.25x, तो आपके पास आंसर आ जाता है सेल्स का 100% सेल्स। लाइक फॉर एग्जांपल सितंबर की कितनी है? 5.2 मिलियन। हाँ जी, अब मुझे सोच के बताएं क्या इक्वेशन सॉल्व करके हम कॉस्ट ऑफ परचेज निकाल सकते हैं? 1.25x इज इक्वल टू 5.2 मिलियन। सिंपली 5.2 मिलियन को 1.25 से डिवाइड करना है, कर देंगे आप लोग? 4160,000। अब 4160,000 है कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द सेल्स ऑफ सितंबर। सवाल ने कहा कि आपने इसका 30% संभाल के रखना है एज क्लोजिंग। तो 4160,000 का 30% कितना आ गया? अजीब सी फिगर आई है सॉफ्टवेयर पे, आप मुझे अगर सही आंसर बता दें तो। है, ये आज सॉफ्टवेयर वैसे ही जो है वो तंग कर रहा है। हाँ जी, 1,240,000। क्या हमें सेल्स भी नहीं पता उस महीने की? हमें सेल्स भी पता है। कितने की हमने सेल्स की? 4160,000। ध्यान से, अब यहाँ से आपने एग्जैक्ट सेल्स का फिगर नहीं यूज करना, आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स का फिगर यूज करना है। हम परचेजेस की बात कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ प्लस माइनस करके क्या आप ओपनिंग यूनिट्स निकाल सकते हैं? आपस की बात है, जरूरत नहीं है। अगस्त की ओपनिंग निकाल के हमें क्या मिलना? कमेंट्स में चल रहा है अक्सर प्रोजेक्टेड सेल्स का 30% लेना था, हम कॉस्ट का क्यों ले रहे हैं? प्रोजेक्टेड सेल्स का एग्जैक्टली लेके देख लेते हैं। मैं तो मैचिंग कॉन्सेप्ट भी होता है ना, कि आप सेल्स को सेल्स से कंपेयर करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स को कॉस्ट ऑफ सेल्स से कंपेयर करें। तो आपने अगले महीने के जितने यूनिट्स बेचने हैं उसकी कॉस्ट का 30% वसूलना लेना बनता है। इस तरह तो आपकी ओवरस्टेट नहीं हो जाएगी आपका क्लोजिंग स्टॉक? स्टिल अगर आपका दिल उस तरह से मानता है तो मुझे उसमें बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्ट उसका 30% ले लें, कोई मसले वाली बात नहीं। 4160 5200 का 30% ले लें, थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा कैलकुलेशन पे। हाँ जी, फिर आप लोगों का क्या इस बारे में ख्याल है, क्या करना चाहिए? एक भाई ने कहा सर, क्योंकि वाजिया लिखा है कि प्रोजेक्टेड सेल्स तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की कहानी समझ नहीं आ रही यार। हमने बीच में अपना बिजनेस भी तो करना है, हमने अपनी सेल्स भी तो करनी है। लेकिन चले कोई बात नहीं, अगर आप उस तरह से कंफर्टेबल हैं तो मैं आपको तंग जो है वो ज्यादा नहीं करूंगा। बताएं जी, अगले से मंथ की सेल्स कितनी है? सितंबर की सेल्स है 5.2 मिलियन। 5.2 मिलियन का मुझे 30% निकालना है। 1,560,000। अच्छा, क्या अब आप मुझे, खैर वंस अगेन हमें ओपनिंग की इतनी जरूरत नहीं है। अब ये 1,560,000 बन जाएगी अगले मंथ की ओपनिंग। अगले मंथ की क्लोजिंग कितनी होगी हमें हमें फिलहाल नहीं पता। अच्छा, अब यहाँ सेल्स के बजाय हमें वर्ड यूज करना चाहिए कंजम्पशन एटलीस्ट। यहाँ मुझे 4160,000 लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ये जो डब्बा है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का है, ये परचेजेस से रिलेटेड है। यहाँ एग्जैक्ट सेल्स की फिगर लिखना मेरे ख्याल में हराम होगा। तो यहाँ लिखें जी कंजम्पशन। हमने इतने यूनिट्स कंज्यूम कर लिए।
अच्छा जी। अगले महीने की परचेजेस बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकलेंगी। अगले महीने का क्लोजिंग कितना होगा, जिस तरह आपने पहले महीने का निकाला था उसी तरह निकाले। हाँ जी, अक्टूबर की सेल्स है 5.6 मिलियन। 5.6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.3 कर लें। 1680,000,000। हाँ जी, कंजम्पशन क्या होगी, कितना था, 5.6 मिलियन। 5.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.25। 4,480,000,000। हाँ जी, यही काम नेक्स्ट मंथ के लिए करते हैं। पिछले साल की ओपनिंग, सॉरी पिछले महीने की क्लोजिंग अगले महीने की ओपनिंग बन जाएगी। और बैलेंसिंग फिगर तो हमने ली नहीं। मुझे बताएं, 1560 में क्या ऐसा एक्स ऐड हो जिसमें से हम 1680 माइनस करें तो पीछे बचे 4,480,000,000। अगर सुनने में जरा सी भी मुश्किल आ रही है तो मैं आपको इक्वेशन बना देता हूँ। 1560 प्लस एक्स माइनस 1680 शुड बी इक्वल टू 4,480। प्लीज मुझे एक्स निकाल के दे दें। और परचेजेस के आगे आप ब्रैकेट में लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। दोस्तों तो थोड़ी सी स्पीड पकड़ें, हमने दो सवाल और भी करने हैं। मुझे एक्स चाहिए, एक्स फॉर परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। 4,600 आ गई आपके पास परचेजेस। वेरी नाइस। अब अगले महीने की क्लोजिंग कैसी होगी, सवाल ने फरमाया उससे अगले महीने की क्लोजिंग, यानी कि अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं तो नवंबर की सेल्स कितनी है, 5.1। 5.1% का 30% लीजिएगा प्लीज। 1530। सही। कंजम्पशन कैसे आएगी, 5.1 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.25। आई रिपीट, 5.1 मिलियन को डिवाइडेड बाय 1.25 करना है दोस्तों, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। अब हम खामोश है, लगता है अपने मोबाइल को कैलकुलेटर ऑन करना पड़ेगा। जी, 5100। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मेरी गलती, आवाज ब्रेक हो रही है। आई रिपीट, 5.1 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.25 करना है। ये है 4080। नहीं जी, फाइनली आंसर आना शुरू हुए। साथ ही साथ आप मुझे परचेजेस का बैलेंसिंग फिगर निकाल दें। 1680 प्लस एक्स माइनस 1530 शुड बी इक्वल टू 4080। 3930,000,000। अब हम नवंबर की कैलकुलेशन करें या ना करें उससे पहले एक चीज हमें देख लेनी चाहिए। जरा एडजस्टमेंट नंबर कौन सी भला, 8 पढ़िएगा दोबारा। हाई वैल्यू आइटम्स
सेम मंथ में हो जाते हैं, रेगुलर हैंड। ओहो, दोस्तों ये गड़बड़ हो गई। हम टोटल्स को लेके चल रहे हैं, जबकि हाई वैल्यू आइटम्स की तो ओपनिंग क्लोजिंग का चक्कर ही कोई नहीं था। उप्स। अब क्या करें। चलो, अब हमने आधी ज्यादा वर्किंग कर ली है, अपनी गलती को अपनी जगह मानते हुए यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, वरना हमें मिटा के सारा दोबारा करना पड़ेगा। वंस अगेन, 1 या 2 नंबर की बात है, उसके लिए हम अपना पूरा 15 मिनट जाया नहीं करेंगे। अच्छा जी, 45% ऑफ द परचेजेस आर पेड इन द सेम मंथ वाइल फॉलोइंग इन वाइल द बैलेंस आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ। अक्टूबर की, फॉर एग्जाम्पल, हमने 45% सेल्स, अब हमने नहीं, बुरी बात, ऐसे नहीं कहते, अपनी गलती एडमिट कर लेनी चाहिए, वरना ओवर कॉन्फिडेंस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा जी, 45% ऑफ द परचेज आर पेड इन द सेम मंथ, बैलेंस पे होगा अगले महीने में। इसका मतलब ये अक्टूबर की सारी परचेजेस हमसे रेलेवेंट होंगी, यस या नो? अक्टूबर की सारी परचेज हमसे रेलेवेंट होंगी। वेरी नाइस। नवंबर की सारी परचेज हमसे रेलेवेंट होंगी? नहीं, 45% रेलेवेंट होंगी, बाकी 55% अगले महीने की गेम है। इसका मतलब ये नवंबर की परचेजेस कैलकुलेट तो कर लेते हैं, लेकिन वो सारी की सारी दिल पे नहीं हमने लेनी। हाँ जी, नवंबर की कैलकुलेशन 1530,000,000। क्लोजिंग कितना होगा दिसंबर की सेल्स का? 30%। 6.2 मिलियन का 30% लीजिएगा जल्दी से। 1860। कंजम्पशन कैसे निकलेगी? 6.2 मिलियन डिवाइड बाय 1.25। 4960,000,000। अब बैलेंसिंग फिगर निकालें, यानी कि परचेजेस की। 5290,000,000। अब जो हम परचेजेस में वो हाई वैल्यू आइटम्स को अलग ना करने का गुनाह कर बैठे हैं, उसका फिलहाल कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब हम इसी परचेजेस की अमाउंट के ऊपर जो है वो गौर फिक्र करते हैं। अगस्त की 45% परचेजेस अगस्त में ही पे हो गए होंगे। हमसे रेलेवेंट कितनी है? बकाया 55%। 3600,000,000 का 55% हमसे रेलेवेंट है। अगस्त लिख भी देते हैं। आज सॉफ्टवेयर सही कैलकुलेशंस के मूड में ही नहीं है। सितंबर की सारी परचेजेस हमसे रेलेवेंट है। कुछ भी नहीं करना अलग से। अक्टूबर की सारी परचेजेस रेलेवेंट है हमसे। जबरदस्त। 3930,000,000 सारी हमारी हैं। हाँ, नवंबर में कैलकुलेशन करनी है क्या? नवंबर की जो परचेजेस हैं 5290,000,000 हमसे रेलेवेंट सिर्फ 45% है। बकाया कैलकुलेशन हम जाके करेंगे, बकाया पेमेंट हम जाके करेंगे नवंबर में। तो ये सारी कैलकुलेशंस करें और मुझे एक ही दफा इन चारों का टोटल बता दीजिएगा। चारों से मुराद है 4660 को, और 3930 को तो आपने छेड़ना ही नहीं। जी, आई नीड टोटल ऑफ दीज फोर फिगर्स। 3.6 मिलियन का 55%, 4.6 मिलियन, 3.93 मिलियन, और 2380,500।
नहीं यार, दोबारा देख लें, अब से कोई गड़बड़ हुई है। 3 मिलियन और 4 मिलियन और 1 मिलियन और 2 मिलियन का आंसर 12 मिलियन हो सकता, वैसे हो भी सकता है। एक दफा मैं भी ओवर कॉन्फिडेंट होने के बजाय एक दफा आप भी दोबारा देख लें। 2 मिलियन + 4 मिलियन, 6 मिलियन, 6 मिलियन, हाँ ठीक है यही होगा। 12,890,500, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ के ये लिख लें। कैश परचेजेस कहाँ से आई आपके पास? वर्किंग फोर्स से आई। लिख दें सारी फिगर। -1250,000,000। अच्छा सॉरी, हमने 000 कॉमन लिए हुए थे तो ये हो जाएगा 90.5। चूंकि हमने 000 कॉमन लिए हुए थे, ये हो जाएगा 403.2। ये हो जाएगा 39.55। बस आखिरी स्टेप रह गया, इन सबके टोटल्स करने, कर दें। सवाल हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमें सवाल करने में घंटा लग गया, लेकिन कोई नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गए। तो इसी प्रैक्टिस हो गई। अब आपने यही सवाल दोबारा डबल स्पीड से करने हैं, और एक जगह जगह जहां एरर हुआ था उसको ध्यान से देख लेना है। आप लोग इतने पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेके इसका टोटल्स करें, मैं तब तक आप लोगों के सामने सवाल दोबारा रीड कर लेता हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया। आए देख लेते हैं। 40% सीओडी थी, 60% क्रेडिट कार्ड थी, इसका हमने ट्रीटमेंट कर लिया। 20% ऑफ द क्रेडिट सेल्स को कस्टमाइजेशन चाहिए होती है, हाई वैल्यू होते हैं, हमने देख लिया। सेल्स और सेल्स ऑर्डर्स के ऊपर हमने जो कर सकते थे कर लिया। कोरियर चार्जेस हमने कैलकुलेट कर लिए। 5 डेज हमने देख लिए, 5 डेज हमने देख लिए। कॉस्ट +25% हमने सेल्स को डिवाइड बाय 1.25 करके कॉस्ट ऑफ सेल्स या कंजम्पशन निकाल ली। 30% ऑफ द अपने इन्वेंट्री मेंटेन रखनी है, क्लोजिंग स्टॉक की हमने कर ली थी। 45% ऑफ द परचेजेस सेम मंथ में हो जाती हैं, इसका हमने हिसाब किताब कर लिया। सेलिंग एंड एडमिन का हमने हिसाब किताब शुरू में ही कर लिया था। ओपनिंग 1.25 मिलियन होगी, हमने अपने फॉर्मेट में लिख ली। 3.6 मिलियन की परचेजेस हुई थी अगस्त में, हमने लिख ली। सेल्स परचेज इवनली अकर होती हैं, ठीक है। हाई वैल्यू आइटम्स टोटल का 10% होते हैं, इसकी जरूरत हमें पड़ी थी कोरियर की वर्किंग में। ऑल हाई हाई वैल्यू आइटम्स वर डिलीवर्ड इन द सेम मंथ। लो जी, सवाल हमने 100% कर लिया है। हमारा सवाल अभी भी जो है वो आई कैप के मुताबिक 90% तो ठीक ही होगा। एक जगह बस एरर है जो कि हमने डिस्कस कर लिया तसल्ली से। जी दोस्तों, क्या सम निकला क्लोजिंग कैश का? कहीं नेगेटिव तो नहीं आ रहा? खैर आ जाए तो हमें, हमारा क्या। +2642.15 एंड दैट्स इट, सवाल हो गया। जी, कोई एडजस्टमेंट दोबारा डिस्कस करनी है तो बता दें, नहीं तो फिर आगे आसान आसान दो सवालों पे चलते हैं। क्लियर है तो फिर आगे चलना पड़ेगा। जी, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ ऑटम 2025 क्या चाहता है आपसे यह सवाल? 12 नंबर के लिए कह रहा है, कंस्ट्रक्ट मनी मार्केट हेज फॉर ईच ऑफ द फॉरेन करेंसी एक्सपोजर सेपरेटली एंड डिटरमिन देयर एक्सचेंज रेट्स। रिकमेंड वेदर ईच हेज वुड बी बेनिफिशियल। ये वर्ड ईच हेज कहना चाह रहा है कि शायद एक से ज्यादा तरह की हेजिंग करनी होगी, तभी 12 नंबर का सवाल है, वरना हेजिंग तो आमतौर पर 7-8 नंबर की आती है। तो इससे पहले कि मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करूं, आप में से कितने नेक लोगों को हेजिंग थोड़ी बहुत आती है, या इवन 100% भी आती है? अवाम में खामोशी है, इसका मैं क्या मतलब लूं? नहीं जी, फॉर्मेट तो मैं अपना बना भी लिया, अब बाकी सारी वर्किंग हमें साथ साथ करनी पड़ेगी। एक भाई ने कहा पढ़ी है रिवाइज नहीं की अभी, तो आप रिवीजन के लिए तो रिवीजन क्लास में आए।
मनी मार्केट हेज कैसे करते हैं, रिवाइज करते हैं। इससे पहले कि हम सवाल रीड करें, हाँ जी, सबसे पहला स्टेप हमेशा क्या होता है, आपके साथ जो एक्टिविटी होनी है फॉरेन करेंसी में, आप उसका रिवर्स क्रिएट कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको पैसे मिलने हैं तो अकाउंटिंग की जबान में पैसे मिलने को हम क्या कहते हैं, रिसीवेबल। रिसीवेबल आपका एसेट होता है कि लायबिलिटी? रिसीवेबल आपका एसेट होता है। आप उस एसेट के अगेंस्ट एक लायबिलिटी खड़ी कर लेते हैं। लायबिलिटी क्या होती है, लोन। तो आपको इतने पैसे मिलने हैं, आप उस लोन उतने पैसों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसका लोन ले लेते हैं। इसको ऑपोजिट कर लें, अगर आपको कई महीने बाद पैसे देने हैं तो पैसे देना तो लायबिलिटी होती है, आप उस लायबिलिटी के अगेंस्ट एक एसेट बिठा लें। एसेट क्या होगा आपका, आपकी सेविंग अकाउंट, आपकी इन्वेस्टमेंट। तो आप उस अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू लेके उतने पैसे डिपॉजिट कर देते हैं। अच्छा, स्टेप टू क्या होता है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की भी है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास फॉरेन करेंसी कहाँ से आई, आपने लोकल बैंक से परचेज की होगी, परचेज वाला रेट लगेगा। अच्छा, अगर आपने इन्वेस्ट सॉरी बोरो करनी है तो आपके पास ढेर सारी फॉरेन करेंसी आ जाएगी। क्या करेंगे इतनी ढेर सारी फॉरेन करेंसी का, उससे बैंक को बेच के आप लोकल करेंसी लेंगे। स्टेप टू हो गया दोनों तरीकों कार से। फिर आते हैं स्टेप थ्री की तरफ। स्टेप अगर आपने पेमेंट करनी है, इसका मतलब ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ग्रोथ आएगी। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो आपका अगर लोन होता तो लोन के ऊपर भी ग्रोथ आएगी, लेकिन नेगेटिव किस तरह की ग्रोथ, कि अब आपको पहले से ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। स्टेप थ्री के बाद हम इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं, उसे डिवाइड करते हैं कि हमने कितनी फॉरेन करेंसी परचेज की थी। और अगर आपको जरा सी भी कंफ्यूजन है कि अली शायद क्या हवाई किस्म की बातें कर रहा है, तो ऐसे सचमुच की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सवाल रीड करें मेरे साथ। अलमीज़ान में टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी का नाम है, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स हैं एंड इम्पोर्टेंट्स हैं और इम्पोर्टर्स हैं ऑफ फैब्रिक्स एंड एसेसरीज, इज एक्सपोज टू फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट ऑफ यूरो ड्यू टू फॉरेन करेंसी रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। द डिटेल्स ऑफ कंपनीज एक्सपोजर आर एज फॉलोज। रिसीवेबल है यूरो 3 लाख इन 3 मंथ्स, एंड पेबल है यूरो 5 लाख इन 6 मंथ्स। लें जी, दो हेजेस है, हमने बारी बारी दोनों करनी है। एक काम करते हैं, पहली हेजिंग का सामान स्टार्ट कर देते हैं साइड पे साथ ही। वर्किंग वन, हेज वन। उसका स्टेप वन क्या होगा, हेज वन में हमने करना था 3 लाख यूरोस 3 महीने बाद रिसीवेबल है। लिख भी लेते हैं, रिसीवेबल ऑफ 3 लाख यूरोस। सही। तो उसका स्टेप वन रिसीवेबल है, एसेट है, एसेट के अगेंस्ट लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं, बोरो कर लेते हैं। बोरो, EUR। अब 3 लाख के 3 लाख ना बोरो करके बैठ जाइएगा, बीच में इंटरेस्ट का इम्पैक्ट भी आना है। पहले तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। कैसे निकलेगी प्रेजेंट वैल्यू, उसके लिए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैंने उन्हें शॉर्टकट बताया हुआ है। सबसे पहले आप जो एनुअल रेट गिवन है उसको एडजस्ट करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आपके पास एनुअल रेट्स गिवन है। हाँ जी, गिवन है, ये आपके पास यूरो के डिपॉजिट रेट है, यूरो के बोरोइंग रेट्स हैं। आप इस टाइम यूरो में बोरोइंग कर रहे हैं, और ऊपर लिखा भी है जो इंटरेस्ट रेट है ये एनुअलाइज्ड है। तो ये जो आपने यूरो बोरो करना है कितने महीने के लिए करना है, 3 महीने के लिए। तो बंदा पूछे अगर पूरे साल का इंटरेस्ट रेट 4.8% है, तो 3 महीने का कितना होगा, 4.8% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। 1.2%। अच्छा, अब आपने सिंपली 3 लाख को डिवाइड कर देना है 1.2% से। देखें जी क्या आता है। 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.012। क्या तमाम लोग 296,442.69 पे पहुंच गए हैं, तो प्लीज बताइएगा। आगे चलें। स्टेप टू, आपके पास इतने सारे यूरोज आ गए, क्या करेंगे इतने यूरोज का, आप तो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में तो आपको पैसे चाहिए होते हैं कायदे आजम वाले। तो आप ये सारे यूरोज उठा के बैंक को बेच देंगे। 296
442.69 यूरोज आपने बैंक को बेच देने हैं। कौन सा वाला रेट आपके काम आएगा, सर अगले पैराग्राफ में देखें कितने सारे रेट्स हैं। करंट रेट, 3 मंथ स्पॉट रेट, 6 मंथ स्पॉट रेट। फिलहाल तो हमें करंट से गर्ज है। आपके पास दो रेट्स गिवन है, एक 321, एक 322। हाँ, अब लॉजिकली सोचें आप कर क्या रहे हैं। आप बैंक को यूरोज बेच रहे हैं। बैंक आपसे सस्ते मिलेगा कि महंगे में? आप चीज बेच रहे हैं, बैंक आपसे सस्ते मिलेगा, तो सस्ता वाला रेट कौन सा है? 321। इस अमाउंट को 296,442.69 को जरा 321 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। एग्जैक्ट आंसर आप लोगों ने बताना है। नहीं जी, ध्यान से फिगर लिखता हूं मैं। 95,158,102.77। काइंडली बाकी लोग भी दिल की तसल्ली कर लें। और ये कौन सी करेंसी है, साथ लिख भी दें, रुपीज ऊपर भी लिखें। 296,442 कौन है? ये यूरोज है। यहाँ करेंसी लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर। कल ये ना सोच पड़े होने के कौन सी करेंसी में बच्चा खेल रहा है। जी, तमाम नेक लोग 95,158,102.77 पे राजी हैं। अगर ओके है तो फिर चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 क्या है? अब आपके पास माशाल्लाह से इतने ढेर सारे पैसे, 95 मिलियन रुपीस मौजूद हैं। क्या करें इसका? इसको अब आप कर देंगे इन्वेस्ट या बोरो। तो एक शॉर्टकट भी मैंने बताया हुआ है। आपने स्टेप 1 में जो रेट यूज किया था उसका ऑपोजिट वाला रेट यूज करना है। आपने स्टेप 1 में बोरोइंग की थी, अब आप स्टेप 3 में डिपॉजिट करेंगे। लेकिन कौन सी करेंसी डिपॉजिट करेंगे? आपके पास 95 मिलियन रुपीस है, तो आप डिपॉजिट करा देंगे उसे 9.25% एनुअल के हिसाब से। मगर रुकिए, ये 9.25% एनुअल है, तो जरा पहले से एडजस्ट तो करें। अगर 9.25 एनुअल है तो 9.25 मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना होगा? तो एक भाई फ्यूचर वैल्यू भी निकाल के बैठे हुए हैं। हाँ जी, बाकी लोग जरा स्टेप बाय स्टेप चलें। 9.25 मल्टीप्लाई बाय 3/12, 0.03125 मेरे पास आ रहा है। अच्छा, अब इस 95 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। एक भाई ने कहा यहाँ तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना कैलकुलेटर से। आपने बिल्कुल सही फरमाया, आप कैलकुलेटर पे ये भी लिख सकते थे। मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अब यहाँ फ्रैक्शन आएगा 9.00925 मल्टीप्लाई बाय 3/12। ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको इजी लगता है तो। जी, 97 मिलियन समथिंग आंसर आएगा। मैं आपसे ही देख के लिख लेता हूँ। आपने लिखा 97,358,103। जी, बाकी नेक लोग प्लीज चेक कर लें कि ऐसे ही है। बाय द वे, ऑडियंस में दो ऐसे लोग हैं जिनका नाम है एच। तो क्या एक ही एच दो सिस्टम से इस टाइम पढ़ रहे हैं, या दो मुख्तलिफ एच है? पहले मैं तो टाइम पास के लिए सवाल पूछा था। अच्छा, 97 मिलियन पे सारे राजी हैं। आखिरी स्टेप, अफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा। अफेक्टिव रेट, हाँ जी, 97,358,103 डिवाइडेड बाय एक्चुअल करेंसी आई कितनी है आपके पास? 3 लाख। तो दिस डिवाइडेड बाय 3 लाख चेक करें क्या आएगा। हाँ जी, 324.527। H1 का इफेक्टिव रेट है 324.527। कहाँ से आया? वर्किंग वन से आया। अच्छा, अगली बात, एक्सपेक्टेड रेट कितना है? सवाल ने आपको बताया होगा।
3 मंथ्स बाद दो तरह के आपके पास रेट गिवन है, एक बाय का, एक सेल का। वंस अगेन आपने करना क्या है 3 लाख यूरोज का। आपके पास जब 3 लाख यूरोज आएंगे तो आप बैंक के पास जाके कहेंगे यार ये मुझसे यूरोज रख लो और मुझे बदले में कायदे आजम वाले नोट दे दो। आपने नोट्स बाय किए कि सेल किए? आपने नोट्स सेल किए। बैंक सस्ते में लेगा। इसका मतलब ये कि आपको सस्ते वाले रेट से कंपेयर करना चाहिए। सस्ता वाला रेट कौन सा है? 327 और 328। एक्सपेक्टेड रेट है 327। मुझे कॉमन सेंस से पूछ के बताएं, क्या आपको ये हेज एक्सरसाइज करनी चाहिए? इफेक्टिवली आपको ₹324 का यूरो पड़ रहा है, और अगर आप ना करें हेजिंग तो आपको 327 का यूरो पड़ेगा। जी। क्या मशवरा देंगे? डू नॉट हेज। हेज करने का कोई फायदा नहीं होगा। साथ एक्सप्लेन भी कर दें क्यों। बिकॉज effective rate is less than expected rate। कोई मुझसे डिसएग्री तो नहीं करेगा? सब एग्री करते हैं कि हेजिंग करने में नुकसान होगा। नहीं, ये सवाल इसी बहाने आधा हो गया। अब बाकी आधे के लिए कुछ मेहनत करते हैं। वर्किंग टू। सेकंड वाली हेजिंग कौन सी है? पेबल है 5 लाख यूरोज इन 6 मंथ्स। देख लें, अमाउंट भी चेंज हो रही है, ड्यूरेशन भी चेंज हो रही है। पेमेंट ऑफ 5 लाख यूरोज। स्टेप वन पेमेंट है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी के अगेंस्ट एसेट क्रिएट कर ले, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट हम करेंगे 5 लाख यूरोज, लेकिन एग्जैक्ट 5 लाख नहीं, 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी, हमने यूरोज इन्वेस्ट करना है। हमें क्या रेट मिलेगा? डिपॉजिट का, ये इन्वेस्ट का रेट है यूरोज का पूरे साल का 3.8 का। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 + 3.8% मल्टीप्लाई बाय 6/12। ध्यान से, अब 6 महीने हो गए, पहले 3 महीने हुआ करते थे। मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें। हेलो, जल्दी कर लें। नहीं जी, आ गया। 490,677.14। लें जी, इतने आपने यूरोस की इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन बंदा पूछे पैसे आपके पास आएंगे कहाँ से? तो स्टेप टू, बाय 490 यूरोज। आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक से कहेंगे यार प्लीज मुझे 490,688 यूरोज ही दे दो। तो बैंक आपको सेल कर रहा है, बैंक आपको सेल हमेशा महंगे में करेगा। तो आज महंगा वाला रेट क्या है? 322 मल्टीप्लाई बाय 322 कीजिएगा। अच्छा, 677 है, मैंने 88 लिख दिया। 677.14। जी, प्लीज इसे 322 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। जी, ध्यान से नोट कीजिएगा। 157,99,799,4।
आपका इतना हैवी किस्म का बिल बनेगा 157 मिलियन। आप बैंक को देंगे पीकेआर रुपीज। दोबारा कह रहा हूँ, प्लीज करेंसी साथ साथ लिखते जाइएगा वरना एग्जामिनर अंकल माइंड करेंगे। जो 40490 था ये यूरोस थे, ये जो 157 मिलियन है ये रुपीज है। अब अगला सवाल, आपके पास 157,997 मिलियन रुपीज कहाँ से आए? आपने लोन लिया होगा। स्टेप 3, बोरोइंग इन पीकेआर। हाँ जी, ध्यान से ये सारी फिगर दोबारा लिखिएगा। मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी, पाकिस्तान में लोन का क्या रेट चल रहा है? 11.75%, लेकिन ध्यान से ये पूरे साल का है। तो मल्टीप्लाई बाय 1.11 या 1 प्लस 0.1175 मल्टीप्लाई बाय 6/12। ध्यान से कैलकुलेटर पे आपने ऐसे लिखना है कि ये 1175 के साथ मल्टीप्लाई बाय 6/12 हो रहा हो, वन के साथ नहीं। तो देख लें आपकी फ्यूचर वैल्यू कितनी बन जाएगी। नहीं जी, आंसर आया 167,280,376। क्या बात है, मैं कहीं और साइड पे ही लिख रहा था जाके। इसे कंट्रोल भी कर लें इधर। नहीं जी, 167 मिलियन। आखिरी स्टेप, अफेक्टिव रेट निकालते हैं। ये वाली फिगर डिवाइडेड बाय कितने लाख यूरो थे? 5 लाख, डिवाइड बाय 500,000,000। हाँ जी, क्या होगा इफेक्टिव रेट? 334.56। जाके मेन वर्किंग पे लिख दें, H2 इफेक्टिव रेट 334.56। कहाँ से आया? वर्किंग टू से आया। नेक्स्ट बात, एक्सपेक्टेड डेट कितना है आज से 6 महीने बाद? 330 या 331। आप क्या करेंगे? आपने अगर पेमेंट करनी होगी तो आप बैंक से यूरोस परचेज करेंगे। डियर बैंक, मुझसे कायदे आजम लो और यूरोस में जिसकी भी जिस अंकल की तस्वीर होती है वो वाले नोट मुझे दे दो। तो द पॉइंट इज, आपको बैंक महंगे देगा नोट। कितने के देगा? 331.5 के। तो 331.5। हाँ जी, क्या ये हेज एक्सरसाइज करने में कोई फायदा है? मार्केट से आपको चीज 331 की मिल जाएगी, अगर आप हेजिंग करेंगे तो आपको चीज 334 की मिलेगी। कॉमन सेंस इस बारे में क्या कहती है? हेज करके 334 334 की चीज लो, या ना हेजिंग किए बगैर मार्केट से एक्सपेक्टेड 331 की चीज ले लो। अब कोई इस बात पे कंफ्यूज ना हो कि यार पहले तो आपका एक्सपेक्टेड रेट ज्यादा था तो आप माइंड कर रहे थे, अब आपका एक्सपेक्टेड रेट कम है तो आप माइंड कर रहे हो। आप डायरेक्शन भी देखें, पहले हम रिसीव कर रहे थे, रिसीव ज्यादा मिले तो मजा आता है। पेमेंट करते हुए कम पेमेंट करने पड़े तो ज्यादा अच्छा लगता है। इसका मतलब ये कि यहाँ भी ऑपोजिट है। सेम चीज हम लिखेंगे लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। हम कहेंगे डू नॉट हैज बिकॉज द इफेक्टिव रेट इज हायर देन, या हायर देन के बजाय आप ये भी लिख सकते हैं मोर एक्सपेंसिव देन एक्सपेक्टेड रेट। और इसके साथ ही हमारा 12 नंबर का सवाल हो गया। शायद 12 मिनट भी ना लगे हो, या शायद लग गए हो, पता नहीं, मैं टाइम नोट नहीं कर रहा था। जी दोस्तों, किसी कोने में कोई परेशानी है तो प्लीज बता दें। एक भाई ने कहा लग गए, चले ठीक है, लग गए होंगे। जी, मनी मार्केट हेज में कोई कंफ्यूजन रह गई हो? रिसीव भी हो गया, पेबल भी हो गया। चलें, आज का तीसरा सवाल क्या चाहता है आपसे? आज का तीसरा सवाल 9 नंबर के लिए सवाल कह रहा है, एडवाइस कंपनी ऑन द मोस्ट अप्रोप्रिएट हेजिंग स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजिंग इट्स फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर इंक्लूडिंग अ नो हेज स्ट्रेटेजी एंड जस्टिफाई अ रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स। उसने कहा नो हेज स्ट्रेटेजी बताएं, हेजिंग की मल्टीपल तरीके से स्ट्रेटेजी बताएं। सबसे पहले लिख लेते हैं नो हेज।
अच्छा जी, और अगर हम सवाल की तरफ एक नजर देखें, हमें क्या क्या डाटा नजर आ रहा है? हमें फ्यूचर्स का डाटा नजर आ रहा है, हमें ऑप्शंस का डाटा नजर आ रहा है। लिख लें, फ्यूचर्स इफेक्टिव रेट और करेंसी ऑप्शंस इफेक्टिव रेट। और इसके साथ ही हम सवाल रीड करना स्टार्ट करते हैं। अज्यूम के है आज जून, 1 जून 2026, ठीक है। एसटीएल पाकिस्तानी एक्सपोर्टेड है, सोच रहा है कि हमें मिलेंगे 1.5 लाख यूएस डॉलर, सॉरी 15 लाख यूएस डॉलर्स फ्रॉम यूरोपियन कस्टमर्स, सॉरी, ऑन 31 सितंबर 2026। कंपनी सोच रही है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क होगा, चूंकि PKR/USD में एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन चलती रहती है। मैनेजमेंट सोच रहे हैं कि कोई ऑल्टरनेट हेजिंग स्ट्रेटजी सोचते हैं। स्पॉट रेट हमारे पास गिवन है आज का कि 1 PKR = 280 US डॉलर, उसने राउंड फिगर आपको बता दी। फिर सवाल ने आपको बताया करेंसी फ्यूचर्स के बारे में। अब करेंसी फ्यूचर्स में आपको ढेर सारी स्ट्राइक प्राइसेस, ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट साइजेस गिवन है। सबसे पहले तो सोचें आपने कौन सा वाला आपसे रेलेवेंट है। आपको ये 1.5 मिलियन जाके रिसीव होंगे 30 सितंबर को। तो जरा सोच के बताइएगा आपके लिए कौन सा रेलेवेंट है, सितंबर या अक्टूबर? हाँ जी, 30 सितंबर है, सितंबर का आखिरी दिन है और अगले ही दिन अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा। आपकी फीलिंग्स इस बारे में क्या कहती हैं? हमें, हमारे लिए सितंबर रेलेवेंट है कि अक्टूबर? तो यहाँ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में ना पड़ जाएगा कि अच्छा आखिरी दिन है तो अगला महीना स्टार्ट हो गया होगा। भाई 30 सितंबर है, अभी भी सितंबर का ही रेट हमारे लिए रेलेवेंट है। अक्टूबर का रेट कल आएगा, इसका मतलब ये है कि हमारे लिए रेलेवेंट है पहला वाला कॉलम, ये 282 और ये 50,000 और ये 1,000। नहीं जी, एक चीज तो हमने पक्की कर ली। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा देखें अगला पूरा डब्बा करेंसी ऑप्शंस के बारे में। और आपसे कहा गया एक्सपेक्टेड रेट ऑन 30 नवंबर 2026 282.75 पर यूएसडी। तो सबसे आसान चीज पहले करके साइड पे रखते हैं। अगर हम हेजिंग नहीं करेंगे तो हमें इफेक्टिव रेट क्या मिलेगा? जो एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सपेक्टेड है? 282.75। तो यहाँ तो कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 282.75। सही। अब आते हैं फ्यूचर्स और करेंसी ऑप्शंस की उसकी कैलकुलेशन की तरफ। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट साइज है 50,000 और हमें कितने चाहिए डॉलर्स? 1.5 मिलियन। सबसे पहले तो कैलकुलेट करें जी, वर्किंग वन, फ्यूचर्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 1,500,000 डिवाइडेड बाय एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 50,000 का। तो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आपने हेज करने हैं? 3030, पूरे 30 कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, अगली बात करते हैं। देखें क्या आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। आपने किस जो है वो उस पे अपना वो किया होगा। स्पॉट रेट आपके पास है 280 और आपसे कहा गया कि जो फ्यूचर्स का रेट है दैट इज 282.5। हाँ जी। आप, सवाल ने अच्छा एक चीज जो आपको नहीं बताई जान के, वो क्या है? हमने स्ट्राइक ये जब स्टार्ट किया फ्यूचर्स का, तब क्या रेट था? तो फिर हमें मजबूरन स्पॉट रेट ही लेना पड़ेगा। अब आपने हेज क्या किया कि भाई 280 रुपीज मुझे आज मिल रहे हैं, और अगर मैं सितंबर की स्ट्राइक प्राइस चूज करूं तो ये हो जाएगा 282.5। सोच के बताएं फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, कीपिंग इन माइंड कि हमें रिसीट होनी है। फायदा। अच्छा, इससे जरा कंपेयर करें एक्सपेक्टेड रेट से। एक जगह है 282.5, एक जगह है 282.75। हमने इस नियत से कि भाई हमें फ्यूचर्स हेजिंग करने से 282.5 का डॉलर मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड आपके पास आ गया 282.75। सोच के बताएं फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? नुकसान नहीं हो गया। आप 282.5 बुक करके फंस गए। अगर आपने ना किया होता तो आपको 282.75 मिल जाता है। इसका मतलब ये देयर इज अ लॉस। जरा लॉस कैलकुलेट करते हैं। लॉस ऑन फ्यूचर्स। हाँ जी, कितना लॉस है? सबसे पहले मूवमेंट की बात करें, 282.75 माइनस कितना था, हमने कितने पे बुक किया? 282.5।
मल्टीप्लाई बाय कितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे? 30। मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रैक्ट का मिनिमम साइज क्या था? 50,000। जरा पता कीजिएगा टोटल लॉस कितने? 3,75,000 का लॉस हो गया। कोई मुझसे एग्री करेगा? टोटल लॉस की बात हो रही है। अब जरा एक्चुअल रिसीट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो आपने ओपन मार्केट से ये ओपन मार्केट पे जाके सेल किया अपने यूरोस को, सॉरी यूएसडी को। 1500,000 मल्टीप्लाई बाय 282.75। इसमें से क्या क्या माइनस होगा बारी बारी कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें से माइनस होगा लॉस। लेस लॉस ऑन फ्यूचर्स। कितने का? -375,000। हाँ जी, अगर सीधा सा सवाल होता हम सिर्फ माइनस करके आगे चले जाते हैं, लेकिन नहीं, इस सवाल में कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है। क्या है जी ट्रांजैक्शन कॉस्ट? ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितने की? 1,000 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट, और हमारे टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे? 30। तो आपका 30,000 का मजीद खर्चा होगा इसके ऊपर। हाँ जी बताएं, नेट रिसीट फिर आपकी कितनी होगी? 424,125,000, 3,75,000 माइनस करें, फिर 30,000 माइनस करें, देखें क्या आता है। हेलो। 424,125,000 माइनस 375,000 माइनस 30,000, दोस्तों जल्दी करें। जी, आपने कहा 42372, 4 जीरोस, 1 2 3 4। अगर हम इसे ब्रैकेट्स में कर दें तो ये हो जाएगा 423 मिलियन। साथ ही साथ इसका इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं। जी, नेक्स्ट लाइन में आप डिवाइड कर दें, दिस डिवाइडेड बाय कितने लाख डॉलर्स थे? 15 लाख। डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा एक्सचेंज रेट, सॉरी एक्सचेंज रेट कह रहा हूँ, इफेक्टिव रेट। 282.48। यहाँ जाके लिख लें 282.48। कहाँ से आया ये? वर्किंग नंबर 1 से आया ये। हाँ जी, 282.48 और 282.75 कौन बेहतर है? हेजिंग करना कि हेजिंग ना करना, कीपिंग इन माइंड कि आपने रिसीव करने हैं पैसे। तो देखने में तो फ्यूचर्स बेकार है। आपको इफेक्टिव रेट मिल रहा है बहुत करीब करीब का, 282.75, और कहाँ 282.48। तो फिलहाल फ्यूचर्स तो मैं फजूल लग रहे हैं, आइए जरा ऑप्शंस भी ट्राई करके देख लेते हैं। वर्किंग टू ऑप्शंस। वंस अगेन ऑप्शंस में आपके पास दो तरह के ऑप्शंस हैं, आपको कंफ्यूज करने की फुल कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ जी, कॉल और पुट कहाँ कौन सा यूज होता है? मैंने क्या शॉर्टकट बताया था? CBPS। कॉल के साथ बाय, उसके साथ सेल के साथ पुट। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास 1.5 लाख, 1.5 मिलियन यूएसडी आएंगे। तो यूएसडी हमने अपने पास रख के क्या करना, हम बैंक को सेल करेंगे। इसका मतलब ये हमारा पुट वाला ऑप्शन होगा। तो कॉल वाले सारी फिगर्स को इग्नोर कर दें, हमारे पास है स्ट्राइक रेट ऑफ पुट, PUT पुट। अब PUT पुट में हमारे पास स्ट्राइक प्राइस क्या है? 283.5, और एक्सपेक्टेड रेट क्या है? 282.75। आपको पता है ऑप्शन में सबसे पहला सवाल ये होता है कि यार ऑप्शन एक्सरसाइज करने का फायदा है भी कि नहीं? तो क्या देखने में अपेरेंटली ऑप्शन एक्सरसाइज करने का कोई फायदा है? देखने में तो है। कहाँ 283, कहाँ 282? क्या ख्याल है?
सबसे पहली लाइन में लिखें वी विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन बिकॉज स्ट्राइक प्राइस इज हायर देन एक्सपेक्टेड रेट। क्या तमाम लोग इस बात में से एग्री करेंगे? अगर हमने 1.5 मिलियन पे करना होता तो ऑपोजिट होता, हम कहते हैं नहीं यार हमें सस्ता पड़ रहा है नॉन हेजिंग। तो फिलहाल हम कहेंगे कि यस, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना अच्छी बात है। अगली बात, स्ट्राइक प्राइस पर फिर हम ये करेंसी परचेज करेंगे, सॉरी सेल करेंगे। सेलिंग एट स्ट्राइक प्राइस, हाँ जी, 15000000 मल्टीप्लाई बाय क्या है स्ट्राइक प्राइस पुट की 283.5। हाँ जी, देखिएगा ये क्या होगा। अपने का यही है, ठीक है। ध्यान से, अभी दो और खर्चे भी हैं। फिर नेक्स्ट, प्रीमियम कितना होगा जी? प्रीमियम पर कॉन्ट्रैक्ट, अब ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट साइज है 1 लाख, इसका मतलब ये 15 कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। 15 कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीप्लाई बाय 60,000। हाँ जी, 15 × 60,000। 9,90,000। कितने जीरो हैं जी 9 के आगे? 1 2 3 4 5, 9 लाख। ठीक है, मल्टीपल लोगों ने कहा 9 लाख। सही कहा होगा आपने। अच्छा, ये प्रीमियम माइनस हो रहा है क्योंकि खर्चा है आपका, आप जेब से दे रहे हैं। उसके बाद एक और चीज है, एक्सरसाइज फी। कितनी है जी एक्सरसाइज फी? 7,500 पर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? 15। और पैसे आपने देने हैं पर कॉन्ट्रैक्ट 7,500। जी देखिएगा, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 15, 112,500। ये भी नेगेटिव में लिख दें, 112,500। और इन तीनों चीजों को ऐड लेस कर लें, इसका नेट रिसीट निकाल लें। ये सारे खर्चे कट कुट के आपको कितना पैसा मिलेगा? 425,250,000 माइनस 9 लाख माइनस 1,12,500। जी पहला आंसर आया 42,423,7500। जरा कॉमास वगैरह लगाएं ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे। 424 मिलियन। अब इस 424 मिलियन को डिवाइड करें जितना आपने परचेज की थी, सॉरी जितना आपने सेल की थी, 1500,000,000। इफेक्टिव रेट आपके पास आ गया 282.825। यहाँ जाके लिखें, वर्किंग टू से हमारे पास आया 282.825। लें जी, बस आज की आखिरी दिमाग वाली बात। सवाल ने कहा बताएं कौन सी वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। हेजिंग नहीं करेंगे तो 282.75, फ्यूचर से करेंगे तो 282.48, और अगर ऑप्शन से करेंगे तो 282.825। हाँ जी, सबसे ज्यादा कौन है, 0.75 या 0.825? नहीं जी, आपने दो लाइनों की रिकमेंडेशन लिख देनी है कि कंपनी शुड यूज हेजिंग फ्रॉम करेंसी ऑप्शंस बिकॉज इट रिजल्ट्स इन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिटर्न। और अगर ये सारा कुछ पेमेंट का होता तो फिर सब कुछ ऑपोजिट हो जाता। हम कहते हैं अगर हम पेमेंट करनी है तो सबसे सस्ती हमें पड़ेगी फ्यूचर्स। और इसके साथ ही हमारा आज का टारगेट पूरा हो गया जी। दोस्तों, हम बताएं, मजीद कोई डिस्कशन करनी है तो प्लीज कर लेते हैं।
वरना मिलते हैं कल, ओ सॉरी कल नहीं मिलते हैं, फिर मंडे को मिलते हैं। मैंने कल भी बताया था, फ्राइडे को क्लास मैंने जान के ऑफ रखी है, फ्राइडे सैटरडे। खामोशी। ऑल ओके। मेरा ख्याल है बजटिंग का सवाल करके आपकी जान ही निकल गई है। एक भाई ने कहा सर एक बार फ्यूचर्स और ऑप्शंस का 2 मिनट का ओवरव्यू दे दें आप। एक मिनट, करेंसी का कि इंटरेस्ट का? चलें दोनों का कर लेते हैं। हाँ जी, स्लाइड्स में अपनी ही यूज करूंगा, क्लास वाली। इंटरेस्ट रेट से स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट के केस में आपके पास होता है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स एग्जैक्टली होता क्या है? फ्यूचर्स एक तरह की जो है वो मार्केट होती है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप एक रेट तय कर लेते हैं और फिर उस रेट को तय करते हैं एट द एंड जो मार्केट में चल रहा होता है। तो आपके पास जो है वो, आप इंटरेस्ट रेट के केस में आपके पास जो स्ट्राइक प्राइस होती है, आप उसे कंपेयर करते हैं कि आज आपने कितने पे अपना इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट कर लिया और आज से कई महीने के एंड पे कितना रेट होगा। जो बीच का डिफरेंस होता है वो आपका होता है लॉस। अगर मैं साथ ही साथ आपको इसकी कैलकुलेशन भी दिखाऊं तो किस तरह से होगी, थीम उसका बिल्कुल वही होगा जो हमने आज किया। आइए मैं आपको एक दफा फिर दिखा भी दूं। ये करते हैं हम फ्यूचर में। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, फिर हम देखते हैं प्रॉफिट या लॉस कितना है। हम एक्चुअल रिसीट लेते हैं एट मार्केट या एक्सपेक्टेड रेट, और फिर उसके अंदर से जो गेन या लॉस है वो माइनस कर देते हैं। गेन, अब डायरेक्शन भी देखना जरूरी है। अगर आपने पेमेंट करनी है तो लॉस ऐड हो जाएगा, गेन माइनस हो जाएगा। अगर आपने रिसीव करने हैं पैसे तो उसके अंदर गेन ऐड हो जाएगा, लॉस उसके अंदर से माइनस हो जाएगा। वापस चले स्लाइड्स की तरफ। ये आपके पास हो गए फ्यूचर्स। वीडियो गेम है, एक आपके पास स्ट्राइक प्राइस है, करेंसी के केस में भी और इंटरेस्ट रेट के केस में भी, और आपने उसे कंपेयर कर लेना है एट द एंड। अच्छा, कैफ लेवल पे तो शायद ये हल्की बात है, लेकिन आगे जाके फ्यूच उसका बाय और लॉस, बाय और सेल के अंदर भी जो है वो आपका पंगा आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सवाल का है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस ऊपर जाएगी, हालांकि प्राइस नीचे चलेगी। इसका मतलब ये है कि आपने शर्त ही ऐसी लगाई होगी उस पे, सॉफ्टवेयर पे, मार्केट पे, फ्यूचर्स में, कि आपका गेन के बजाय लॉस हो जाए। लेकिन खैर मेरे ख्याल में वो सी फाइव लेवल की बात है। तो आपने बस ये देख लेना है कि सवाल में अगर इस तरह की कोई बात हुई हुई है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फलानी जो है वो करेंसी की प्राइस नीचे जाएगी, और फ्यूचर्स का सवाल है, इसका मतलब ये कि अगर प्राइस नीचे गई तो आपको फायदा है, और अगर ऊपर चली गई तो आपको नुकसान होगा, बेशक वैसे ऊपर प्राइस जाने से आपका फायदा ही क्यों ना हो रहा हो। सही। अच्छा, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस बड़े आसान से होते हैं। ऑप्शंस में आप जब बैंक से जाके कहते हैं यार मुझे ऑप्शन चाहिए, तो बैंक आपसे शुरू में ही पैसे ले लेता है, जिसे हम प्यार से बोलते हैं प्रीमियम। अब ऑप्शंस में सबसे पहला सवाल ये होता है कि यार ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं। तो आप ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस को कंपेयर करते हैं मार्केट से। लाइक फॉर एग्जांपल आज जो हमने सवाल किया उसमें मार्केट में हमें रेट मिल रहा था 282 और ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस थी 283। अब अगर इतनी आसान बात होती तो हम आगे कैलकुलेशन ही ना करते हैं कि यार 283 कहाँ, 282 कहाँ। लेकिन हमने कहा ठीक है, अगर ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं तो कुछ खर्चा भी होगा। खर्चा कौन सा? प्रीमियम का खर्चा। कभी भी ऑप्शन का सवाल करते हुए प्रीमियम को इग्नोर ना कीजिएगा। अच्छा, एक चीज जो रह गई जो कि इधर नहीं थी इस सवाल में, वो थे फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स क्या होता है? फॉरवर्ड्स इंतहाई आसान सा होता है। आ, किधर गए फॉरवर्ड्स? फॉरवर्ड्स में क्या होता है? फॉरवर्ड में सिंपली आपको एटलीस्ट कैफ लेवल पे तो एक अदद रेट दिया जाता है कि अगर आप फॉरवर्ड्स यूज करना है तो ये फॉरवर्ड का रेट है बाइंग का, ये फॉरवर्ड का रेट है सेलिंग का। सी फैप लेवल पे जब आप आएंगे तो आपसे खुद ही फॉरवर्ड रेट्स कैलकुलेट करवाए जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी से कैफ लेवल पे मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं देखा जिसमें फॉरवर्ड खुद ही कैलकुलेट करने पड़ रहे हो। हाँ, मैक्सिमम ये हो सकता है कि आपको फॉरवर्ड्स पे डिस्काउंट या प्रीमियम बता दिया जाए, तो वो 0.00 समथिंग अमाउंट होती है कि भाई आपको फॉरवर्ड्स पे डिस्काउंट मिलेगा 0.002 का, या आपको उस पे प्रीमियम देना पड़ेगा 0.002 का। तो आपने सिंपली जो आपका स्पॉट रेट होगा उसमें उसे ऐड लेस कर लेना है। फॉर एग्जांपल सवाल ने फरमाया कि आजकल का रेट चल रहा है रुपीज और यूएस डॉलर का 280।
और फॉरवर्ड्स के केस में आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा 0.5 रुपीज पर डॉलर का। इसका मतलब ये आपका फॉरवर्ड्स की प्राइस क्या हो जाएगी, 280.5। जी। एनीथिंग एल्स? फ्यूचर्स वीडियो गेम है। आज का रेट वर्सेस एंड का रेट, एक्सपेक्टेड वाला रेट। ऑप्शंस एक डील है जिसमें आप शुरू में एक प्रीमियम देके साइड पे हो जाते हैं। कल को अगर आपको ऑप्शन पसंद नहीं भी आया तो अपने प्रीमियम को अपनी रिसीट में से माइनस करना है। फॉरवर्ड्स एक सिंपल सा जो है वो एग्रीमेंट होता है बैंक के साथ। अगर आपका फायदा हो गया आप बैंक को कॉम्पनसेट कर देते हैं, बैंक का फायदा हो गया बैंक आपको कॉम्पनसेट कर देगा। जो फॉरवर्ड्स का रेट तय होता है वो फाइनल होता है। और एक बड़ा आसान सा शॉर्टकट है कि फॉरवर्ड्स के केस में जो फॉरवर्ड्स का रेट होता है वही इफेक्टिव रेट होता है। बेशक ट्राई करके देख लें। जी। एनीथिंग एल्स? खामोशी है, सब ओके। इसका मतलब ही मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ मंडे को। चलें जी। इकराम साहब ने तो कह दिया थैंक यू। और कोई बंदा कुछ कहना चाहे? सब ओके? ओके जी, थैंक यू सो मच, सी यू ऑन मंडे। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर कमिंग।